तो साथियों, इस बार के बजट में जितने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम मेंशन थे उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए, ऐसे जो गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं उसके जो क्रक्स हैं, जो मेन उसका सेंट्रल आइडिया है उस स्कीम का, कम से कम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स उसमें मेंशन हो उस स्कीम से रिलेटेड, एक उसके बारे में पता आपको होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, अगर तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए किस साल इसको लॉन्च किया गया। यूपीएससी के अलावा मैंने कई ऐसे पेपर देखे हैं जहाँ पे आपसे लॉन्चिंग ईयर भी पूछ लेते हैं। किसी स्कीम के बारे में, कोई गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ ये पर्टिकुलर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, तो ये इसका लॉन्च ईयर क्या था, किस साल में इसको लॉन्च किया गया था। यूपीएससी में अभी तक ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्कीम जो है वो किस साल में लॉन्च किया गया था। कई बार तो डेट भी पूछ लेते हैं कि किस डेट को लॉन्च किया गया था। तो देखो, सिविल सर्विसेज के एंगल से अगर जब हम स्कीम्स को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसका क्रक्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो जो स्कीम है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसका एम जो है हमारा कि हम सभी हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, कम से कम 300 यूनिट हर घर को। अब आप सोचेंगे ये 300 यूनिट जो है ये फ्री में ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, सोलर पैनल्स आप इंस्टॉल करोगे और उससे जो बिजली जनरेट होगा वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्री में 300 यूनिट जो है आप जनरेट कर पाओगे। तो सोलर पैनल लगाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो इतना पैसा कहाँ से लाएं, बहुत महंगे होते हैं। तो इस स्कीम के तहत साथियों मैक्सिमम जो है आपको 60% तक का सब्सिडी जो है वो मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर सोलर पैनल 100 रुपये का है तो आपको 60 रुपये गवर्नमेंट ही पे कर देगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा भी गवर्नमेंट जो है आपको पे कर सकती है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि देखिए, अगर आप अप टू 2 किलो वाट कैपेसिटी वाला अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो 60% तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी का अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो 40% तक का सब्सिडी आपको मिल सकता है। अच्छा, तो ये जो आपके पास सोलर पैनल्स वगैरह होंगे इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, और इससे रिलेटेड जो भी मीटर इंस्टॉल करना है, बाकी जो टेक्निकल नो हाउ जो है इससे रिलेटेड उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। तो साथियों, इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज होती हैं, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं, तो आपके एरिया की जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि इस प्रोजेक्ट को वो लोग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उन सभी का सोल्यूशन ये लोग करेंगे। ठीक है, कैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है और उसके बाद जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी उन सभी चीज़ों में ये डिस्कॉम जो है आपके एरिया के वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और सवाल मिलता है कि ये जो स्कीम है क्या इसके लिए क्या मतलब अगर सीधा अगर हम लोन लेने जाए तो लोन मिल जाएगा, तो बिल्कुल लोन मिल जाएगा। तो लोन जो है अगर इसी पर्पज़ के लिए अगर आप लेना चाहेंगे तो वो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो जो रेपो रेट है, आपको पता है रेपो रेट क्या होता है, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है। तो उससे 0.5% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा और इस अमाउंट पे आपको, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन बैंक से मिल जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इस स्कीम में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन साथियों आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये। इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि 3 कैंसर ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी जो है अब वो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, वो तीनों ड्रग्स के नेम क्या है, देखो, ट्रस्तुजुमब डेरुक्सटिकन, ओसिमर्टिनिब एंड ड्यूरलयुमब। मेरे को पता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, पर प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है साथियों, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तीनों ड्रग्स के नेम याद कर लो। ठीक है, किसी तरीके से इसको याद कर लो, ये आने वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि ये तीनों टर्म जो है हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया था, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये है क्या चीज़ असल में। ठीक है, तो दीज आर कैंसर ड्रग्स। ठीक है, तो ये तीनों के नेम आपने याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं वात्सल्य स्कीम के बारे में। वात्सल्य स्कीम क्या है, तो देखिए, वात्सल्य की जब हम बात करते हैं तो इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस शब्द का मतलब होता है साथियों एक अनकंडीशनल लव, जो कि एक माता का अपने बच्चों के प्रति होता है, तो उसको हम कहते हैं वात्सल्य। तो अब ये जो स्कीम है अपने याद रखना है। देखो, ज़्यादातर केसेस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार तो 90% केसेस में आपसे ये पूछते हैं कि कोई स्कीम का नाम लिखा है, वो आपसे पूछ ले कि इसका सब्जेक्ट मैटर बताओ। ठीक है, जैसे वात्सल्य स्कीम है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी, दिस स्कीम हैज़ बिन सीन इन द न्यूज़, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है,
ठीक है। ऐसे आपको ना ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना साथियों ऐसे टॉपिक में, हम देखते हैं कि उस स्कीम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो देखो सबसे पहले ये जो स्कीम है ये नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे एक तरीके से पेरेंट्स को मदद की जाएगी इस स्कीम के तहत कि वो अपने बच्चों का जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके। तो बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को इस स्कीम के तहत कैसे सिक्योर किया जाएगा, तो देखिए जो माइनर बच्चे हैं उनका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो पैसा उसमें डालेंगे, ठीक है। जब बच्चों की उम्र 18 साल हो जाएगी तो वो जो पैसा है उसको फिर जो नेशनल पेमेंट स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम माफ़ कीजिएगा, उसमें उस पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जाएगा बच्चों के द्वारा, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद में पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो बच्चों को मिलता रहेगा। तो ये है साथियों आपका वात्सल्य स्कीम, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं मिशन शक्ति के बारे में। तो अगेन पढ़ने का तरीका आपको पता चल चुका है। ऐसे जो टॉपिक आते हैं, जो स्कीम से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट मैटर वो क्या है, हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है साथियों विमेन से, ठीक है। तो ये एक इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। मिशन शक्ति की जब हम बात करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है समर्थ्य और एक है संबल। तो समर्थ्य की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो स्कीम है मिशन शक्ति का जो पार्ट है समर्थ्य, इसका सब्जेक्ट मैटर है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, नारी सशक्तिकरण की ओर समर्थ्य स्कीम जो है ये काम करेगा। तो कैसे, तो आपने इन स्कीम्स के नेम सुने होंगे। उज्ज्वला स्कीम जिसमें गैस सिलेंडर जो था ये प्रोवाइड किया जाता था। स्वधर गृह, ये अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे स्वधर गृह क्या है, ठीक है। फिर विमेन हॉस्टल्स, नेशनल क्रैश स्कीम जो है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी स्कीम ना आप लोगों ने सुना होगा। इन सभी को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, एक स्कीम के तहत जिसका नाम होगा समर्थ्य स्कीम, ठीक है। और ये मेजर जो आपका स्कीम है जिसका ये सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सा स्कीम है, मिशन शक्ति। तो ये सभी स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी 6,000 रुपीज़ इसमें पे किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी स्कीम में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है कि यहाँ पे हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं। कैसे, अब देखो अगर हम उज्ज्वला स्कीम की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है कि विलेज एरिया में अगर आप देखोगे तो लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, और लकड़ी से फिर जो धुआं निकलता है उसे 100 किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो अगर गैस चूल्हा अगर प्रोवाइड किया जाएगा उज्ज्वला स्कीम के तहत तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले तो क्लीन एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो आप कह लीजिए सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप कह लीजिए कि जो लॉन्गिविटी है वुमेन्स की वो बढ़ जाएगी। तो लॉन्गिविटी अगर बढ़ेगी तो उसका 100 किस्म से बेनिफिट लिया जा सकता है। तो वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ही तो हुआ। स्वधर गृह की अगर हम बात करें तो स्वधर गृह में बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर कोई विमेन डिस्ट्रेस है, ठीक है, मेंटली अगर वो काफ़ी अपसेट है, उसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, उसके पास खुद का कुछ पैसा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो स्वधर गृह है उसकी मदद करेंगे। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का ही तो काम कर रहे हैं ये। विमेन हॉस्टल, आपको पता है बाहर रहना बड़ा मुश्किल है, तो अगर विमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विमेन के वेलफेयर के लिए ही तो काम कर रहे हैं। नेशनल क्रैश स्कीम, अब ये देखिए कितना बढ़िया स्कीम है। क्रैश सेंटर जहाँ पे बनाए जाते हैं, अब देखो अगर कोई वर्किंग विमेन है या अगर कोई विमेन काम करनी चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बेचारे काम कैसे करेंगे। तो अगर मान लो उनको बच्चों को संभालने के लिए कोई ऐसा कुछ सेंटर बनाओ तो उसका कितना बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल क्रैश स्कीम जो है ये भी विमेन के एम्पावरमेंट की ही बात करता है। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसमें जो मॉनेटरी आप कह लीजिए बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है ये भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ही बात करता है। फिर दूसरा इसका सब्जेक्ट मैटर मिशन शक्ति का साथियों वो है संबल स्कीम। तो संबल जो है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है वुमेन के, और इसमें भी आपने बहुत सारे स्कीम पहले सुने होंगे जिसको कि मर्ज करके इसको हम संबल स्कीम कह रहे हैं। तो आपने स्कीम सुना होगा वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर में आपको मतलब एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे विमेन को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा सकती है, विमेन को मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती है, काउंसलिंग वहाँ पे की जा सकती है, पुलिस फैसिलिटी जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है, विमेन हेल्पलाइन, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन सभी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सेफ्टी ऑफ विमेन की बात की जा रही है। फिर एट द सेम टाइम स्वधर गृह जो कि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया, तो ये ऐसे गृह है, ये एक ऐसे शेल्टर हाउसेस है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, ठीक है, आपको फूड क्लोथिंग प्रोवाइड किया जा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ से मिल सकती है। किन के लिए, उन विमेन के लिए जो कि काफ़ी अभी डिस्ट्रेस
सिचुएशन में हैं, उनके पास कोई भी सोशल और इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है, उनके लिए ये सिस्टम है। तो ये है साथियों मिशन शक्ति। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। देखिए, मैं बार बार ये हर टॉपिक में आपको बताऊंगा, ऐसे जो टॉपिक है इसमें इसका पढ़ने का जो अप्रोच है वो यही है कि सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, वो जो स्कीम जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, वो किसको ध्यान में रखते हुए स्कीम बनाया गया है। ठीक है, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है ये किसके वेलफेयर की बात करता है, ये विमेन के वेलफेयर के लिए बात करता है, ये शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए बात करता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, ठीक है, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो साथियों स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो पीएम जन विकास कार्यक्रम जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें तो अब इनकी डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जाएगा, तो जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि हम बात करें स्कूल इनके लिए बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, आईटीआई बनाया जाएगा, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, और भी जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनका बेनिफिट हो सके। आज के टाइम में अगर हम ऑफिशियली बात करें इंडिया में, ऑफिशियली जिसको रिकग्नाइज किया गया है इंडिया में, तो ऐसी कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, तो साथियों आज के टाइम में हमारे पास टोटल 6 कम्युनिटीज़ है जिनको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन सी हैं इंडिया में। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नया स्कीम इस बार लॉन्च किया गया है इस बार के बजट में, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे आपने पिछला देखा ठीक उसी तरीके से ये भी है, सब्जेक्ट मैटर बस चेंज है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब को जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारी जो डिटेल्स हैं अभी नहीं बताई गई है स्कीम के बारे में, विद द पासेज ऑफ टाइम हमें पता चल जाएगा कि इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। बस अभी इतना याद रखना, ये शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब हम देखते हैं साथियों प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है, अब अगेन सब्जेक्ट मैटर, तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है इसका टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन से लोग हैं, तो ये है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, इसको तो अभी देखेंगे पर थोड़ा सा और समझिए पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप की कैसे इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स इनके लिए बनाए जाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, लाइवलीहुड इनको प्रोवाइड किया जाएगा, हाउसिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ों में इनको मदद जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। और ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ये टास्क नहीं है साथियों, यहाँ पे 9 लगभग अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, तो देखिए जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की, तो ट्राइब आपको पता है, ठीक है, ट्राइबल लोग जो है उनके बारे में आपको पता है। अब ट्राइबल ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। देखो ट्राइबल लोग तो पिछड़े हुए हैं ही हैं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट साथियों आया कब, 1973 में गवर्नमेंट ने फिर ये सोचना शुरू किया कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये होमोजेनस नहीं है, एक जैसे नहीं है, इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं। तो उसमें 1973 में उस समय की गवर्नमेंट ने दिबार कमीशन को सेटअप किया, और फिर इस दिबार कमीशन ने बोला कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ट्राइबल कम्युनिटी में भी अगर हम देखें तो कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं ये बहुत पिछड़ी हुई हैं, और इनको हम आज से कहेंगे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और इनके वेलफेयर के लिए आपको अलग से स्कीम चलानी चाहिए। और यही जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था इसको 2006 में जाके रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल आज के टाइम में अगर हम बात करें साथियों तो 75 टोटल इनके नंबर है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पीवीटीजी है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है पीएम जनमन स्कीम, इसके बारे में भी साथियों आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता ही है, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से ही क्लियर है, आवास मतलब घर मिलेगा। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक रूरल लेवल पे है और एक अर्बन लेवल पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, तो शहरों में जो ये स्कीम है ये कैसे काम करेगा, तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो अर्बन एरिया में सभी को घर, सभी के पास घर होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। किसको घर मिलेगा, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको मिलेगा, लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको मिलेगा, मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये स्कीम है क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। क्या इसका मतलब होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि आप बैंक में जाते हो, होम लोन लेते हो, होम लोन अगर मान लो 10% पे आपको मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे 10% मांग रहे हैं, तो उस 10% का ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे कर देगी आपके बिहाफ पे। ठीक है, इसी को हम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहते हैं। तो ये जो रूरल स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ये रूरल लेवल पे काम करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको एक पक्का घर जो है वो दिया जाए।
अब रूरल वाला जो ये स्कीम है ये अर्बन वाले से कैसे अलग है? वहाँ पे आपको लोन मिलता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। रूरल एरिया में अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो आपको 1.2 लाख रुपीज़ मिलेगा, अगर आप हिली एरिया में रह रहे हैं तो आपको 1.3 लाख रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो घर बनाए जाएंगे, तो ये घर कौन बनाएगा? तो घर जो है ये यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से आपको घर बना के दिया जाएगा, ठीक है। लोन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बाकायदा आपको घर बना के देगी, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है इसका एक बहुत मेजर रोल होगा घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये जो टेम्पल्स अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, अगली स्लाइड में एक और हमने टेम्पल के बारे में देखना है, ये इस बार के बजट में मेंशन है। तो जो भी टर्म्स बजट में मेंशन है, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे वो मेडिसिन हो, वहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। तो विष्णुपद टेम्पल, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विष्णुपद टेम्पल है, बजट में हाल फिलहाल में इसको देखा गया था, तो ये किस स्टेट में है, ठीक है। तो विष्णुपद टेम्पल जो है ये बिहार में है, ठीक है। नाम से क्लियर है किसको डेडिकेटेड होगा, तो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड होगा। किसने बनवाया था? तो अभी का जो स्ट्रक्चर है ना साथियों, ये बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। अभी का जो स्ट्रक्चर है, हालांकि ये टेम्पल बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ मालूम है कि अभी का जो स्ट्रक्चर है उसको किसने बनाया। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है इसको बनाया साथियों अहिल्याबाई होलकर ने। किस रिवर पे लोकेटेड है? तो फाल्गु रिवर पर लोकेटेड है। तो जल्दी से थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो फाल्गु रिवर है ये किस रिवर सिस्टम का ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाबोधि टेम्पल। देखो ये महाबोधि टेम्पल तो पढ़ते हैं आप, जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं वहाँ पे ये टॉपिक आता है, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर वाला जब सेक्शन देखते हैं। अब ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो अब महाबोधि टेम्पल से अगर क्वेश्चन आ जाए, अगेन इसकी लोकेशन क्या है? बिहार में है, और आपको पता है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाबोधि टेम्पल से रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स की नज़र डालें तो ये वही टेम्पल है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने इनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। तो इसलिए, और यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धिज़्म की जब हम बात करते हैं तो महाबोधि बोधि टेम्पल जो है उसका क्या रेलेवेंस है। तो इनलाइटनमेंट यहाँ पे प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। ओरिजिनली किसने बिल्ड किया था? अशोक ने बिल्ड किया था, लेकिन अभी का जो स्ट्रक्चर है उसको बाद में बनाया गया था, 5th 6th सेंचुरी में जाकर बनाया गया था। तो कम से कम आप इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब देखिए, जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं तो ये स्कीम क्या है? देखो, जिन लोगों को ऑलरेडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड ग्रेन्स मिलता है उनको एडिशनली 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन मिलेगा इस स्कीम के तहत। बस यही है स्कीम। देखो, ये स्कीम लॉन्च किया गया था कोविड-19 के टाइम पे 2020 में। आपको पता है कि कुछ लोगों का राशन कार्ड बना होता है और उस राशन कार्ड पे आपको बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन मिलता है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है कि जिन लोगों का ऑलरेडी राशन कार्ड है, जिनको ऑलरेडी फूड ग्रेन मिलता है, उनको 5 किलोग्राम और फ्री में मिलेगा हर महीने, ठीक है। बस यही स्कीम है। एलिजिबल फैमिलीज कौन से हैं? तो ये वाले फैमिलीज हैं। अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिट जिनको मिल रहा है वो वाली फैमिलीज हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, विडो है, प्रिमिटिव ट्रिबल हाउस होल्ड है, बीपीएल फैमिलीज हैं, इन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट विड्रॉ 2% इक्वलाइजेशन लेवी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, इसको आपने याद रखना है कि इसको हम गूगल टैक्स भी बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं। ये एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इक्वलाइजेशन लेवी जो था इसको हमने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। इसको अगर आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये बेसिकली क्या है, तो ये हमने एक टैक्स इम्पोज किया था। किस पे टैक्स इम्पोज किया था कि अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी पे जिसका आप कह लीजिए बेस इंडिया में नहीं है, ठीक है, उससे आपने कोई सर्विसेज ली और उसको आपने पेमेंट दिया, ठीक है, अगर वो पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा था उस साल में, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगता था? तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्विसेज लेते थे, ठीक है। तो वो जो टैक्स होता था उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। और जब तक ये कॉन्सेप्ट था तब तक इसका कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब भी पेमेंट किया जाएगा इंडियन कस्टमर के द्वारा तो जो टैक्स बनता था उसको वो अपने पास ही विदहेल्ड कर सकता था और बाद में वो गवर्नमेंट को पे कर सकता था, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता था कि आप किस तरीके की सर्विसेज ले रहे हो, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता था। तो अगर आप ऑनलाइन मतलब एड से रिलेटेड सर्विसेज अगर आप लेते थे, जैसे मान लो गूगल को या फिर यूट्यूब को आपने पैसा दे दिया कि भाई ऐड चला दो, अपना बिजनेस मैंने प्रमोट करना है, ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज पे अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप पैसा पे करते थे तो ऐसे सिचुएशन में आप पे 6% टैक्स लगता था। अगर आपने बाहर से ऐसी कंपनी जिसका प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, बाहर में है, उनसे कोई चीज़ आपने खरीदी तो उस पर 2% लगता था, ठीक है। तो ये 2% वाला सिस्टम जो है इसको अब उड़ा दिया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम आपने याद रखनी है। फिर एक स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा साथियों, विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम, तो ये क्या है? तो देखिए, विवाद से विश्वास स्कीम जो है अभी जो आप न्यूज़ में देख रहे होंगे वो विवाद से विश्वास स्कीम 2 है,
ठीक है। तो पहले वाला क्या था, तो जो पहले वाला था साथियों, तो वो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग केसेस थे, ठीक है, उसको एक बार में सॉल्व कर देना था, ठीक है। वो आपका था विवाद से विश्वास स्कीम पहला, ठीक है। अभी वाला जो विवाद से विश्वास स्कीम दूसरा जो है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसका सब्जेक्ट मैटर है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, किसी भी कंपनी का गवर्नमेंट के साथ में अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट अगर पेंडिंग में है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करें, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जाकर, ठीक है। तो ये है आपका विवाद से विश्वास स्कीम सेकंड। तो ये दो फेजेस में जब इसको लॉन्च किया गया, दोनों फेजेस में इसके सब्जेक्ट मैटर अलग हैं। तो देखो इतना तो कम से कम आपको सब्जेक्ट मैटर याद रखना ही पड़ेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विवाद से विश्वास स्कीम सेकंड जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है कि जो डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं प्राइवेट कंपनीज़ का गवर्नमेंट के साथ में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं पीएलआई स्कीम। तो देखो पीएलआई का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बूस्ट करना है। किस किस सेक्टर को यहाँ पे कवर किया जाएगा, तो ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एविएशन हो गया, केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, मेटल हो गया, मेटल एंड माइनिंग हो गया, इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, टेलीकॉम हो गया, टेक्सटाइल हो गया, वाइट गुड्स जैसे कि एसी एलईडी हो गए। तो इन सभी को यहाँ पे कवर किया जाता है। देखो सिंपली पीएलआई स्कीम क्या है, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है। क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में वही देश लीड कर रहा है जो कि प्रोडक्शन हब है, वही देश लीड कर रहा है जो एक्सपोर्टर है। तो आपको एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। इंडिया और चाइना का ट्रेड अगर आप देखोगे तो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इंडिया का बहुत लंबे समय से। हम चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट से अगर बचना है तो सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ऐसे बेनिफिट जो है आपको अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, नाम से क्लियर है, सड़क अपने बनाना है। कहाँ पे बनाना है, ग्राम में बनाना है। क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है कि वो जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, ऐसे एरियाज जहाँ पे सड़क है ही नहीं, जहाँ तक सड़क पहुँची नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सड़क पहुँचाने का काम जो है वो इस स्कीम के तहत किया जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है ऐसी सड़कों के लिए, तो एलिजिबिलिटी वही है ऐसे हैबिटेशन जो कि अनकनेक्टेड है, जहाँ पे सड़क है ही नहीं। तो एरिया को कैसे चूज़ किया जाएगा, देखिए प्लेन एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे हैबिटेशन एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम 500 प्लस होना चाहिए। कब, प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में अगर 500 से कम लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे शायद सड़क नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे अगर हम हिली एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, तो कम से कम वहाँ पे 250 लोग होने चाहिए, ठीक है। 250 लोग अगर वहाँ पे होंगे और वहाँ पे अगर सड़क नहीं बनी है तो वहाँ पे सड़क बनाया जाएगा। फंड, पैसा किधर से आएगा और कैसे दिया जाएगा, तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे पे करेगी। तो आज के टाइम में जो है, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, डेजर्ट्स जो स्टेट्स हैं, उनको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, 10% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। बाकी स्टेट्स के लिए जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पे करेगी। लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा था? शुरू से ऐसा नहीं था। फेज़ फर्स्ट अगर आप देखेंगे जिसको 2000 में लॉन्च किया गया तो वहाँ पे 100% जो पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा था। टारगेट उस समय क्या था कि उस समय 1,35,436 हैबिटेशन एरिया जो थे उनको कनेक्ट करना जो था हमारा उस समय ऑब्जेक्टिव था, जब पहला फेज़ हमने लॉन्च किया था। दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें साथियों तो इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? इसका सब्जेक्ट मैटर था कि हमने अपग्रेड करना है। देखो पहले में तो सड़क बनाना था, अब दूसरे में क्या आ गया कि हमने जो सड़क बन चुके हैं उसको अपग्रेड भी करना, नई सड़कें भी बनानी है। और यहाँ तक आते आते फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जो है शेयर करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले फेज़ में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे कर रही थी। फेज़ तीसरे की अगर हम बात करें तो अब हमने प्रायोरिटी देना चालू कर दिया कि अब कौन कौन सी सड़कें हम बनाएंगे। तो देखो, तो विलेज लेवल में जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है उसको कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, स्कूल को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, हॉस्पिटल को कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी। कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है, और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद हम लास्ट में इस टॉपिक का लास्ट अभी हम ये टॉपिक देखेंगे, नमो दीदी स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो देखिए ये नया स्कीम है, नया नहीं है, इनफैक्ट लॉन्च तो पहले हुआ था। इस स्कीम को मेंशन किया गया इस बजट में। तो इस स्कीम के तहत ऑब्वियसली बात है, नाम से क्लियर है कि ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। तो कितने ड्रोन दिए जाएंगे और किन को इनफैक्ट दिया जाएगा? तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें से 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और इनको ये ड्रोन जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। मैं सोचोगे ड्रोन दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? तो ड्रोन के बेनिफिट देखिए क्या है।
इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अब देखो, अगर विमेंस को ड्रोन चलाना आ गया, ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये लोग कैसे ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कैसे। अब देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इसका काम लिया जा सकता है। अगर आपके पास ड्रोन है, अगर किसी विमेन को चलाना आ गया, तो स्प्रे करना, ठीक है, निगरानी रखना, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड करना खेतों में, ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर आए तो बाहर में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ड्रोन प्रोवाइड करके यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।